Hey, good morning everyone. कुछ पढ़ा तो नहीं ना घर जाके कल? ऐसी गलती किसी ने की तो नहीं? ओहो। कौन कौन वो महानुभाव थे जिन्होंने कल घर जाके गलती से कमनी लॉ पढ़ लिया? है कोई ऐसी गलती तो नहीं करी ना? कैसे आदमी और शर्म आनी चाहिए। कोई घर जाके पढ़ाई करता है क्या कभी? आपको मैंने कहा था आप ऐप डाउनलोड कर लेना, कर लिया आपने? कर लो। ऐप डाउनलोड कर लो। एक वीडियो है उसको देख लो कि ऐप में कहाँ पर जा कर के और आपको नोट्स मिलेंगे। और फिजिकली जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं ऑफलाइन वो तो नोट्स कलेक्ट कर लो। ठीक है। नोट्स कलेक्ट करो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। जितने सेक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए हैं वो सब आपको भी रीड करना है। ओके। बहुत जल्दी मैं आपकी ओरल टेस्ट ले लूँगा अगले 2-3 दिन के अंदर। ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है हमने, थोड़ा सा ही पढ़ा है और उस थोड़े से पढ़े हुए की ओरल टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे। चलिए, गवर्नमेंट कंपनी कंप्लीट कर लिया था क्या हम लोगों ने? हाँ। अब बात आती है इसके बाद में स्मॉल कंपनी। अनुषा पूछ रही है, कितनी प्यारी बच्ची है, पूछती है ऐप कौन सा है। अनुषा, उसके लिए आपको एक टेलीग्राम ग्रुप पे होना पड़ेगा, वहाँ ऐप की लिंक मिल जाएगी। अब अगर आप पूछोगे टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है तो उसके लिए एक क्यूआर कोड है जो आप किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से लेकर के ज्वाइन कर सकते हो सकता है वो पैसे मांगे आपसे उसके लिए। छोटी कंपनी, इतनी छोटी है देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना। हेलो। एक कंपनी छोटी कहलाएगी अगर उसका टर्नओवर, ये साइन का मतलब बताओगे आप मुझे? क्या लिखा है? नॉट मोर देन। मतलब इक्वल टू है तो चलेगा, लेस देन है तो भी चलेगा, बट मोर देन नहीं चलेगा। समझ रहे हो आप? इक्वल टू चलेगा, लेस देन चलेगा, बट मोर देन नहीं चलेगा। नॉट मोर देन 2 करोड़ रुपीस। सर, पर ये ब्रैकेट में आपने 40 करोड़ लिखा, वो बताता हूं मैं। गवर्नमेंट ने, देखो यार, जब भी गवर्नमेंट कोई एक्ट बनाती है और उसमें कोई मॉनिटरी लिमिट देती है ना, तो समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती जाती है और वो मॉनिटरी लिमिट एक समय के बाद बहुत छोटी लगने लग जाती है। दैट लुक्स लाइक वेरी स्मॉल। जैसे एक एक्ट है आपके सिलेबस में नहीं है, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्या बोलता था कि एक एम्प्लॉय को कम से कम उसकी 1 महीने की सैलरी जितना बोनस देना चाहिए, पर किसी भी हाल में वो बोनस 100 रुपए से कम तो नहीं होना चाहिए। अरे यार, ये तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया, तो 1965 में अमाउंट बड़ा होता होगा। लेकिन समय बीतता गया और वो अमाउंट कैसा दिखने लग गया? छोटा। इसीलिए सरकार आजकल जब भी कोई मॉनिटरी लिमिट यहाँ पर रखती है ना एक्ट के अंदर, तो साथ में अब देखो, समय बीतेगा और 2 करोड़ रुपए आपको छोटे लगने लग जाएंगे कि भाई 2 करोड़ का टर्नओवर तो पान की दुकान कर लेती है, तो यार कम से कम ये लिमिट थोड़ी ठीक ठाक तो होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट फिर बार बार उनको अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। आपने मान लो एक्ट में लिख दिया कि जिस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है वो स्मॉल कंपनी नहीं है ना? क्या लिख दिया एक्ट में? जिस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है वो स्मॉल कंपनी नहीं है। मतलब एग्जैक्ट 2 करोड़ टर्नओवर है तो आप स्मॉल कंपनी हो, 2 करोड़ से कम टर्नओवर है तो भी आप स्मॉल कंपनी हो। मतलब हमारा 2.5 करोड़ भी टर्नओवर हो गया तो अब वो हमको स्मॉल मानने से मना कर रहे हैं। अरे सर, 2.5 करोड़ कोई टर्नओवर है? 20 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना छोटी मोटी दुकानें कर लेती किराने की। तो आप तो कुछ तो ढंग की, एक 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 क्वेश्चन ये भी आता है कि अपने आप को हम स्मॉल कंपनी कहलवाने पे क्यों तुले? चलो ठीक है, हम नहीं है स्मॉल कंपनी, हम बिग कंपनी है, तो क्या बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं, पूरा एक्ट लगेगा आप पर। और अगर जो आप कह दो कि मैं स्मॉल कंपनी हूं, तो इस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन आपके ऊपर लगना बंद हो जाएंगे। कह रहे ये तो स्मॉल कंपनी है, इतना छोटा सा तो काम है,
इतने से काम पे इतने रेगुलेशन लाद दो इनके ऊपर, बेचारा ये काम धंधा करें या रेगुलेशन का कंप्लायंस ही करते बैठे। माफ करो यार, इनको 150 सेक्शन में छूट दे दो। तो स्मॉल कंपनी कहलवाने में फायदा है कि नुकसान है? तो उन्होंने कट ऑफ तय करा, और कट ऑफ क्या तय कर दिया? 2 करोड़ रुपए। अरे यार 2 करोड़ तो बहुत ही पीनट हो गया है, तो थोड़ा ढंग का लिमिट तो रखो। तो समय के साथ साथ सरकार जितना भी अमाउंट बढ़ाएगी ना, हर बार वो अमाउंट छोटा होता चला जाएगा, ऐसा लगेगा कि अमाउंट तो छोटा है। अब फिर महंगाई बढ़े तो सरकार अमेंडमेंट एक्ट लाए, और अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविजन करके लिखे कि अब 2 करोड़ नहीं, 4 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 40 करोड़ है, 50 करोड़ है। कितनी बार अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे? अमेंडमेंट एक्ट लाना अपने आप में एक सरदर्द है। हेलो, अमेंडमेंट एक्ट लाने में अपने आप में बड़ी भारी समस्या है। इसलिए सरकार ने क्या करा, इस सेक्शन के अंदर ही खुद को एक पावर दे दिया कि हालांकि ये लिमिट 2 करोड़ रुपए है, लेकिन समय समय पर हम ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन दे करके इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अब एक्ट में अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है, एक्ट ने सरकार को पावर दे दिया कि सरकार इस लिमिट को बढ़ा सकती है, और 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दे, 5 कर दे, 10 कर दे, 15, 20, 25 कर दे, बढ़ा बढ़ा के भी। लेकिन सरकार की पावर पे भी एक कैप लगा दिया कि सरकार इसको 100 करोड़ से ज्यादा नहीं कर पाएगी। सर, सरकार ने इस पावर को यूज करा, या ये आज भी 2 करोड़ है, कर लिया यूज, और फिलहाल ये 2 करोड़ नहीं है, कितना है? 40 करोड़। लॉ पढ़ने जाओगे तो उसमें क्या लिखा मिलेगा? 2 करोड़, और एज में बी प्रिस्क्राइब नॉट मोर देन 100 करोड़। और फिलहाल कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है? 40। तो एक आम आदमी की भाषा में बोले, इस सारे कॉम्प्लिकेशन को हटा के, तो हम बोलेंगे अगर मेरा टर्नओवर हर साल 40 करोड़ रुपए या उससे कम है तो मैं स्मॉल कंपनी हूं। लेकिन जैसे ही 40 करोड़ 1 रुपए हो जाता है, मेरा स्मॉल कंपनी का स्टेटस चला जाएगा। जब भी मैं टर्नओवर की बात करता हूं ना कंपनीज एक्ट में कहीं भी, तो मुझे टर्नओवर किसका देखना पड़ेगा? जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है उसका। नहीं सर, ये जो सर साल चल रहा है, हम फरवरी में खड़े हैं और अभी तक ही हमारा टर्नओवर हो गया 50 करोड़, तो क्या हमारी स्मॉल कंपनी की स्टेटस चली गई? नहीं 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 नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। एक एग्जांपल बनाते हैं। पिछला जो FY23 खत्म हुआ, वहां पर मेरा टर्नओवर था 30 करोड़। तो क्या मैं स्मॉल कंपनी हूं? जो ये वाला साल चल रहा है, इसमें अभी आज दिन तक 17 फरवरी तक ही मेरा टर्नओवर हो गया है 42 करोड़। तो अरे सर 40 करोड़ क्रॉस कर गए, आज के आज आपकी स्मॉल कंपनी की स्टेटस खत्म। अरे अभी नहीं भाई, तो फाइनेंशियल टर्नओवर जब भी मैं बोलूंगा तो वो कैसे देखूंगा? फाइनेंशियल ईयर। ये 2024 वाला साल खत्म होने दे, और फिर देखना कि क्या मैं 40 करोड़ क्रॉस कर गया। तो 1 अप्रैल को देख लेना, या जब भी मेरा टर्नओवर फाइनल हो जाए 5, 10, 15, 20 अप्रैल को, जब ये पक्का हो जाए कि हाँ मेरा इतना सेल है, उस दिन देखना। उस दिन टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा मिले, तब स्नैच कर लेना, तब छीन लेना मेरा स्मॉल कंपनी का स्टेटस। हेलो, समझ में आई बात? एक शर्त और भी है, टर्नओवर भी बड़ा नहीं होना चाहिए, और पेड अप कैपिटल भी 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि सरकार इसकी लिमिट बढ़ा करके कहां तक ले जा सकती है? 10 करोड़। क्या सरकार ने अपने पावर का यूज किया? हाँ। कितना कर दिया है? 4 करोड़। तो आज की तारीख में रूल है 4 करोड़ 40 करोड़। रूल क्या है? 4 करोड़ 40 करोड़।
अब ध्यान दो, यहां पर इन दोनों कंडीशन में ना एंड लगाया, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। इन दो में से अगर आपने एक भी कंडीशन तोड़ दी, सर मेरी पेड अप कैपिटल तो 3 करोड़ रुपए है लेकिन मेरा टर्नओवर 45 करोड़ रुपीस है, बताओ क्या मैं स्मॉल कंपनी हूं? पेड अप कैपिटल 3 करोड़, टर्नओवर 45 करोड़, एम आई ए स्मॉल कंपनी? एक कंडीशन ब्रेक हो गई ना दो में से। अच्छा, मैं 3 करोड़ पेड अप कैपिटल, 30 करोड़ टर्नओवर है, क्या मैं स्मॉल कंपनी हूं? 345 है, 3 करोड़ पेड अप कैपिटल, 45 करोड़ टर्नओवर, क्या मैं स्मॉल कंपनी हूं? नहीं। मेरा टर्नओवर है 40 करोड़ और पेड अप कैपिटल है 4 करोड़, क्या मैं स्मॉल कंपनी हूं? मेरा टर्नओवर है 40 करोड़ और पेड अप कैपिटल है 4.5 करोड़। ओके, मेरा टर्नओवर है 40 करोड़, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 करोड़, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1.5 करोड़। तो इक्विटी लिखा है कि शेयर कैपिटल लिखा है? मतलब इसके अंदर इक्विटी भी गिनेंगे और प्रेफरेंस भी गिनेंगे। चलो फिर से एक और एग्जांपल, मेरा टर्नओवर है 40 करोड़, 30 मान लो बल्कि, और मेरी पेड अप कैपिटल जो है 3 करोड़ 90 लाख है, क्या मैं स्मॉल कंपनी हूं? अब मैं 10 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल वाले शेयर 4 करोड़ रुपए में इशू करने जा रहा हूं। सर ऐसा कैसे कर सकते हो आप? अरे 10 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल मतलब 1 लाख नंबर ऑफ शेयर। अगर 10 रुपए का एक शेयर हो तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोड़ कितना हो गया? 1 लाख। और एक शेयर में इशू करूंगा 400 रुपए में। ऐसा कर सकते हैं क्या? 10 वाला शेयर 400 में इशू करो? क्या कोई कंपनी ऐसा कर सकती है कि शेयर 10 रुपए का है और इशू प्राइस 400 रुपए हो? ऐसा हो सकता है क्या? इस बचे हुए 390 रुपीज को क्या कहते हैं? प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। जनरल एंट्री पढ़ी होगी ना आपने इसकी। तो 1 लाख शेयर है, 400 में इशू करूंगा तो 4 करोड़ रुपए आ जाएंगे। पहले मेरी पेड अप कैपिटल कितनी थी? 3 करोड़ 90 लाख। अब मैं 1 लाख शेयर इशू कर रहा हूं 10 रुपए वाले, 400 के भाव पे। बताओ क्या मैं स्मॉल कंपनी हूं? यस और नो? अरे यार वोट कर लेते हैं। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि अब आप स्मॉल कंपनी नहीं हो? बोलो, ऐसा जो लोग कहते हैं हाथ उठाओ। कितने बोल रहे हो आप अभी भी स्मॉल कंपनी हो? वो लोग हाथ उठाओ। बाकी हाथ घर पे क्यों रख के आए? वोट करो यार। देखो ऐसा नहीं है, दो में से एक तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं देखो, पेडअप कैपिटल में ईयर नहीं देखा जाएगा। पेडअप कैपिटल तो जहां से बढ़ी वहीं से आपका स्मॉल स्टेटस चला जाएगा। टर्नओवर में क्या देखा जाता है? ईयर। और पेडअप कैपिटल में क्या ईयर देखना है? जहां बढ़ गई वहां से खत्म खेल। 3 करोड़ 90 लाख की पेडअप कैपिटल थी, मैं 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले इशू कर रहा हूं 400 रुपए में। बताओ क्या मैं अभी भी स्मॉल कंपनी हूं? जो बोल रहे हैं यस सर वो हाथ उठाओ। और आपका जवाब सही है, क्योंकि 10 लाख की पेडअप कैपिटल आ रही ना यार, बच्चा तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। यहां अकेले पेडअप कैपिटल देखना है। तो 3 करोड़ 90 लाख प्लस 10 लाख कितना हो गया? 4 करोड़। और 4 40 दोनों कंडीशन फुलफिल करता हूं, आई एम ए स्मॉल कंपनी। गॉट इट? कुछ कंपनीज इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करे उसके बाद भी उनको स्मॉल कंपनी नहीं कहते। ऐसी कौन सी कंपनीज हैं? कंपनीज विच आर गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, जो बनी ही स्पेशल एक्ट में है। LIC एक्ट, IFCI एक्ट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट, आई एम सॉरी। और ये कंपनियां इतनी बड़ी होती है कि इनके लिए सरकार ने एक्ट अलग बना दिया है। ये वाला स्मॉल कंपनी कहां से हो जाएगी? दीज आर नॉट स्मॉल कंपनीज। इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी यू आर नॉट अ स्मॉल कंपनी। Oh, oh my God. You're trying to say only a private company can be small company? Yeah. प्राइवेट कंपनी और ओपीसी स्मॉल की कैटेगरी में आ सकती है। पब्लिक कंपनी अगर आपकी है तो फिर आप स्मॉल कंपनी नहीं हो।
सेक्शन 8 कंपनीज को स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं मिलता, क्योंकि उनको वैसे ही बहुत सारे एग्जम्पशन बीइंग सेक्शन 8 कंपनी मिले हुए हैं। अगर कोई कंपनी सब्सिडरी है या होल्डिंग है, मतलब यार ये तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि ये हमारी होल्डिंग, हम इसकी सब्सिडरी। छोटी मोटी कंपनियों में ये सब थोड़ी होता है। आप होल्डिंग सब्सिडरी जैसा रिलेशन रख रहे हो, इसका मतलब ही बड़े लोग हो आप। छोटे मोटे लोगों में ये सब बातें कहाँ होती है। ये सारी कंपनियां तो स्मॉल कंपनी है ही नहीं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। याद करना पड़ेगा आपको, ये सब कुछ है ना, रटना पड़ेगा। यहाँ देखो कितनी कितनी सारी बातें याद करने के लिए ये साइन याद करना पड़ेगा। एग्जाम में साइन नहीं लगाना है, लिख के आना है प्रॉपरली। साइन देख रहे हो आप, इसका मतलब है नॉट मोर देन। क्योंकि वो कई बार इसी पे खेल जाते हैं, बोल रहे हैं एग्जैक्ट 40 करोड़ है। अब आप बोल रहे हो यार 40 पे तो स्मॉल चले जाता है। नहीं, 40 से ज्यादा पे। कंपनीज एक्ट में कहीं तो बोला है नॉट मोर देन, कहीं बोला है इक्वल टू और लेस देन, कहीं बोला है इक्वल टू और मोर देन, कहीं बोला है अकेले मोर देन, कहीं बोला है अकेले लेस देन, कहीं बोला है इक्वल टू। तो आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ क्या बोला है। और फिर ये मॉनिटरी लिमिट 40 करोड़ की ये याद रखनी पड़ेगी। फिर एक्स्ट्रा ज्ञान बघारना हो तो ये 100 करोड़ की कैप गवर्नमेंट की पावर पे वो याद रखनी पड़ेगी। फिर ये याद करना है, फिर 4 करोड़ याद करना है, फिर 10 करोड़ याद करना है। फिर ये स्पेशल एक्ट, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 8, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, ये पॉइंट रटे हुए होने चाहिए। इनको लिखना कैसे है वो आ जाएगा, वो अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मैंने एक निमोनिक बनाया, उसको छोड़ो, आप अपना खुद के बनाओ। आप निमोनिक तो अच्छे रहेंगे। सब्सिडरी कंपनी, स्मॉल कंपनी हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सब्सिडरी कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 87 होगा शायद, मुझे नहीं पता, नोट्स में देख लो भाई। मैं थोड़े सेक्शन रटे, क्या है यही है? अरे वाह, मुझे तो याद आ गया। सर सब्सिडरी कंपनी तो स्मॉल कंपनी हो सकती है। नहीं, बतो लॉ ने बोल दिया कि अगर आप किसी भी कंपनी की सब्सिडरी हैं। सर एक एच लिमिटेड है, एक एच प्राइवेट लिमिटेड है, एक एस प्राइवेट लिमिटेड है। एच प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर है 5 करोड़, एस प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर तो 1 करोड़ ही है। सर इन दोनों को स्मॉल मानेंगे ना? इन दोनों में से एक भी स्मॉल नहीं है, क्योंकि एक होल्डिंग है और एक सब्सिडरी है। होल्डिंग सब्सिडरी में टर्नओवर, पेड अप कैपिटल कुछ भी नहीं देखना है आपको। सब्सिडरी कंपनी किसको बोलेंगे यार? जो कंट्रोल करे वो होल्डिंग, और जो कंट्रोल हो जाए वो सब्सिडरी। अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर्स है, क्या है? मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर्स। पेड अप कैपिटल नहीं बोला, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल भी नहीं बोला, सीधे से क्या बोला? वोटिंग पावर्स। डू यू नो इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट टू वोट होता है? डू यू नो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यूजुअली राइट टू वोट नहीं होता है? अच्छा, क्या आपको ये बात पता है कि वोटिंग पावर एक शेयर होल्डर का एक वोट होता है क्या? एक बंदा एक वोट होता है क्या? फिर क्या होता है? एक शेयर एक वोट। तो 11th-12th में जो आपने याद करा था, 11th-12th के हिसाब से वो सही था, बट इंटर के हिसाब से वो गलत हो जाता है। एक शेयर एक वोट नहीं होता है, पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में वोटिंग पावर होते। आपके पास कंपनी के 1 लाख शेयर है, मेरे पास भी 1 लाख शेयर है, तो एक शेयर एक वोट के हिसाब से तो जब मैं फेवर में वोट करूंगा तो बोलेंगे 1 लाख वोट फेवर में डले, और जब आप अगेंस्ट में वोट करोगे तो बोलेंगे 1 लाख वोट अगेंस्ट में डले। बताओ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी और स्पेशल, बताओ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया क्या? यस नो? नहीं, क्यों नहीं हुआ? आधे से ज्यादा चाहिए। अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूं, जो मेरे पास 1 लाख शेयर है ना, वो 10 रुपए का एक है, और वो 10 रुपए पेड अप है, मतलब मेरी पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है,
और आपके पास जो 1 लाख शेयर है वो भी 10 रुपए का एक है, मगर वो 5 रुपए पेड अप है। तो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 5 लाख। एक शेयर 1 वोट के हिसाब से तो आपके भी 1 लाख नंबर ऑफ वोट है और मेरी भी 1 लाख नंबर ऑफ वोट है। लेकिन लॉ बोलता है कि वोटिंग पावर पेड अप कैपिटल के प्रोपोर्शन में होंगे। तो जब मैं फेवर में वोट डालूंगा तो बोलेंगे 10 लाख रुपए के वोट फेवर में डल गए, और जब आप अगेंस्ट में वोट डालोगे तो बोलेंगे 5 लाख रुपए के वोट अगेंस्ट में डल गए। टोटल वोट कितने डले? 15 लाख। 15 लाख का आधा कितना होता है? 7.5 लाख। और फेवर में वोट कितने डले? 10 लाख। क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया? 66.67% वोट फेवर में पड़े हैं यार, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। समझ गए आप बात को? तो यहां क्या चाहिए आपको? मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। तो होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के फुल्ली पेड शेयर है और आपके पास उसी कंपनी के पार्टली पेड शेयर हैं। ये मैं नहीं हूं, मान लो ये एच कंपनी है। एच कंपनी के पास इस कंपनी के 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाले पेड अप फुल्ली, और बाकी लोगों के पास इसी कंपनी की 1 लाख शेयर है 10 रुपए वाले 5 रुपए पेड अप। बताओ क्या एच होल्डिंग और एच सब्सिडरी है? क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? वही पिछला ही वाला क्वेश्चन है सेम, पर मेरी जगह पर एच लिमिटेड है। पिछले क्वेश्चन में आप और मैं 2 शेयर होल्डर थे ना, अब मेरी जगह पर एच लिमिटेड है और आपकी जगह पर तो आप ही हो। क्या एच होल्डिंग है? अब ये मत बोलो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन तो पिछला ही वाला है। पहले तरुण महाजन वर्सेस आपका क्या नाम है? कृष्णा दलाल। पहले था तरुण महाजन और कृष्णा के पास शेयर है, अब एच लिमिटेड और कृष्णा के पास शेयर है। अब बताओ क्या एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है? देखो, जो गलत जवाब देता है उसका सिर नहीं काटते हम, है ना? हाथ भी नहीं काटते, मुंह भी नहीं तोड़ते, कुछ नहीं करते, मतलब बस। पर जवाब, हाँ जवाब नहीं दोगे तो शायद मार दूं आके मैं एक मुक्का आपके मुंह पे। तो बताओ क्या ये है होल्डिंग कंपनी? बिल्कुल है भाई साहब, ये होल्डिंग कंपनी, क्योंकि आधे से ज्यादा वोटिंग पावर है। फिर कृष्णा ने अपने बचे हुए 5 लाख रुपए का कॉल होने पे 5 लाख फुल्ली पेड कर दिए, तो अब कृष्णा के भी 10 लाख पेड अप, एच लिमिटेड के भी 10 लाख पेड अप। एज सुन एज कृष्णाज शेयर्स आर फुल्ली पेड, इज इट स्टिल अ होल्डिंग कंपनी? क्योंकि अब तो आधे से ज्यादा वोटिंग पावर नहीं है, आधे ही वोटिंग पावर है। उत्तरी तो सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल। एच लिमिटेड ने 1 लाख रुपए की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है एस लिमिटेड की, आई एम सॉरी, और वो सारे शेयर किसके पास है? एच के पास। एस लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के पेड अप इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, वो सारे शेयर एच के पास है। बताओ एस सब्सिडरी है क्या? एस लिमिटेड ने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखोगे तो 1 लाख रुपए की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, और वो पूरी की पूरी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल किसके पास है? एच के पास। क्या एस सब्सिडरी है? बल्कि लोग तो बोलचाल की भाषा में उसको और एक कदम बढ़ के नाम देते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी है। सब्सिडरी है कि नहीं है? नहीं, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस कंपनी ने 3 लाख रुपए के पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू कर रखे हैं जो तरुण महाजन के पास है, और कंपनी इसका रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है। क्या एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी अभी भी है? पिछले 2 साल से इस कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर पर, तरुण महाजन को दिए हुए प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड देने में डिफॉल्ट कर दिया। अब क्या एच लिमिटेड अभी भी होल्डिंग कंपनी है? नहीं है, क्योंकि लगातार 2 साल तक मुझे डिविडेंड नहीं दिया, तो मेरे पास बीइंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर राइट टू वोट आ गया। ऐसा सुना होगा ना आपने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लगातार 2 साल तक डिविडेंड मत दो तो उनके पास राइट टू वोट आ जाता है। तो बीइंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर तरुण महाजन के पास राइट टू वोट आ गया 3 लाख रुपए का, और एच लिमिटेड के पास वोटिंग पावर कितना है? 1 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए की वोटिंग पावर में से उनके पास 1 लाख रुपए की वोटिंग पावर है। क्या वो होल्डिंग कंपनी है? नहीं है। समझ में आई बात? आप ये मत मानो कि आपकी मेमोरी इतनी महान है कि जितने एग्जाम्पल मैंने दिए वो आपको सब याद रह जाएंगे। सर तो आप डिक्टेशन दो ना, फिर तू बैठ के सिर्फ पढ़ाएगा लिखवाएगा नहीं क्या बे? ये जितना यहाँ दिखेगा उतना लिखवाऊंगा, पर एग्जाम्पल तो मैं
इंस्टेंटली बना बना के देता हूँ, कोई सोच के नहीं आया हूँ घर से, तो आपको बैठे बैठे वो सब लिखते रहना चाहिए। या जैसे ही आप घर पहुंचे हैं, घर जाकर के आपको सारे एग्जाम्पल लिख लेना चाहिए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? ऐसा करना बहुत जरूरी है आपके लिए। कर पाएंगे? सर मेरे को तो घर तक भी नहीं याद रहता है। तो हिंट्स लिख लो ना अभी कॉपी में, रफ पेज पर, पीछे की साइड एक रफ पेज बना लो, और जो मैं बोलता हूँ उसको ऐसे रफ नोटिंग करते चले जाओ, माइंड मैप बनाते चले जाओ। तो घर जाके आपको ये याद आ जाएगा कि मैंने क्या क्या कहा था। और फिर बाद में आप लिख लो। फिर भी भूल जाओ तो वीडियो देख लो, अगर उतना टाइम दे सको आप तो फिर लिख लो। ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकते हैं। इसी को तो केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी और केस लॉ में फर्क है। जो वास्तविक घटना है कि ऐसा हुआ था, वो कोर्ट गए थे, कोर्ट ने फैसला दिया था, उसको क्या कहते हैं? केस लॉ। और जो मैं मन से बना बना के अभी आपको दे रहा हूं, उनको क्या कहते हैं? केस स्टडीज कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? लिखते जाओ। ये जो मैं केस स्टडीज बोल रहा हूं ना, हो सकता है ऐसी एग्जाम में भी आ जाएगी। सर तो आप एक काम करो ना, आप जब घर जाओ तो आप ये सब टाइप कर लेना और फिर हमको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देना। बैड आइडिया, वो मैं नहीं करने वाला, आप ही को करना है ये, ठीक है? सब्सिडरी बन गई। अब आगे देखते हैं। चाहे ये वोटिंग पावर इक्विटी शेयर से मिले, चाहे ये वोटिंग पावर प्रेफरेंस शेयर से मिले, चाहे ये वोटिंग पावर डायरेक्ट आपके पास हो, चाहे ये वोटिंग पावर किसी सब्सिडरी के थ्रू आपके पास हो। ये क्या कह रहा है बे तू? बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है एच, उसके पास एस के 70% शेयर्स हैं। क्या एस सब्सिडरी है? अरे 70% वोटिंग पावर है तो एस सब्सिडरी है कि नहीं है? फिर एक कंपनी है ए, उसके 50% वोटिंग पावर एच के पास है। क्या ए सब्सिडरी है? ओके। है ए सब्सिडरी किसकी? अरे उसके पास तो 50% वोटिंग पावर है खाली। जो सब्सिडरी के थ्रू वोटिंग पावर है वो भी उसी के माने जाएंगे। सर ऐसा कहाँ लिखा है? लिखा ना इधर डायरेक्टली और थ्रू सब्सिडरीज। तो ऐसे करके कितने हो गए? 51। अच्छा ये 50 में काट देता हूं, ये नहीं है। अरे यार एक सेकंड, पेन कहाँ चला गया? ये ना, ये 50 नहीं है भाई साहब। अब है सब्सिडरी, है कि नहीं है? 51। क्या ए एस की सब्सिडरी है? मैंने पूछा, उसका जवाब चाहिए मुझे। क्या ए एस की सब्सिडरी है? ओके फैंटास्टिक। क्या ए एच की सब्सिडरी है? हाँ, क्योंकि सब्सिडरी की जो थ्रू शेयर है वो, तो सर तो ये तो दोनों की सब्सिडरी हो गई। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, पापा आपको बोल रहे हैं कि तू मेरी बेटी है, मम्मी भी क्या कह रही है, तू मेरी बेटी है। सर मैं किसकी बेटी हूं? अरे भाई दोनों की हो ना, क्या दिक्कत है उसमें? तो यहां पर ए जो है वो एस की भी सब्सिडरी है, और ए जो है वो एच की भी सब्सिडरी है, दोनों की सब्सिडरी है वो। गॉट इट? तो सर एच क्या बोले, उसके दो सब्सिडरी है। हाँ एच के दो सब्सिडरी, एक एस और फिर एक ए। बल्कि ये दो लेयर्स हो गई, एच की सब्सिडरी एस एक लेयर, एस की सब्सिडरी ए दूसरी लेयर। आगे हम पढ़ेंगे दो से ज्यादा लेयर अलाउड नहीं है। पढ़ा होगा आपने ऐसा, सुना क्या ऐसा कहीं आपने? ज्ञान तो एक्स्ट्रा बहुत होगा आपके पास। चलो फिर मैं भी दे देता हूँ, कोई चिंता नहीं है। आगे देखो अब आप।
सब्सिडरी बनाने का एक दूसरा रास्ता भी है। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल करे तो कंट्रोल करने वाली कंपनी होल्डिंग और कंट्रोल होने वाली कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी। सर ये क्या मतलब है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन? कंपोजिशन को कंट्रोल करे, किस चीज का कंपोजिशन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपोजिशन मतलब ग्रुप, उसको बनाने की प्रोसेस। कौन बोल रहे हैं कि हम कंपोज कर रहे हैं? तो बोले क्या कर रहे हो? बोले हम कंपोज कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कैसे बना रहे हैं? एक डायरेक्टर मिस्टर ए को लिया, एक बी को लिया, एक सी को लिया, ये तीनों को रख दिया, ये कंपोज हो गया, गठन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन। कंपोजिशन को कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। कंट्रोल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर ऐसा कब मानते हैं कि हम किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहे हैं? जब आपके पास आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स को या तो अपॉइंट करने का या तो रिमूव करने का पावर हो। पावर टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, मतलब समझो एक कंपनी में एस लिमिटेड में 5 डायरेक्टर है और एच के पास इन पांचों डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर है। तो क्या मैं कहूंगा कि इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? मतलब होल्डिंग सब्सिडरी हो गई। अगर 5 में से सिर्फ 3 डायरेक्टर को ही अपॉइंट करने का पावर है, बचे 2 डायरेक्टर एस लिमिटेड के खुद के शेयर होल्डर अपॉइंट करते। देखो वैसे तो किसी भी कंपनी के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट उस कंपनी के शेयर होल्डर्स ही करते हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट करके आप कुछ और भी डिसाइड कर सकते हो। तो एस लिमिटेड में 5 डायरेक्टर है, उनमें से 3 डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? एस लिमिटेड। बचे 2 डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? खुद एस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स। क्या मैं कहूंगा इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सब्सिडरी बन गई एस? चलो हटाओ। 5 डायरेक्टर है एस लिमिटेड के अंदर, उसके अंदर 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर एच के पास है। क्या एच होल्डिंग है? 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करने का पावर है और एक तीसरे डायरेक्टर को रिमूव करने का पावर है। सुनो 5 सीट है तो 2 सीट पे तो अपॉइंट करने का पावर है, ये बची 3 सीट पे अपॉइंट करने का पावर खुद एस के शेयर होल्डर्स के पास ही है। लेकिन इस एक सीट पे बंदे को भगाने का राइट आपके पास से। क्या मैं कहूं कि ये सब्सिडरी बन गई? क्योंकि या तो पावर टू अपॉइंट चाहिए या पावर टू रिमूव चाहिए। तो ऐसा करके मेजॉरिटी डायरेक्टर आपके कंट्रोल में आ गए, तो देन इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब भी राइट टू वोट आता है तो सवाल ये है कि वो कितना वोट करेंगे। वो भी पेड अप कैपिटल के जितना ही वोट करेंगे। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स जब वोट करते हैं तो कैसे करते हैं? पेड अप कैपिटल जितना। कल को अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट टू वोट आ गया तो वो भी कितना वोट करेंगे? उनकी पेड अप शेयर कैपिटल जितना। देखो चाहे इक्विटी से हो चाहे प्रेफरेंस से हो, आपके पास तो वोटिंग पावर होना है और वोटिंग पावर 50% से ज्यादा होना चाहिए। यस प्लीज। हाँ सर, मतलब एक कंपनी के पास सपोज मैं एस लिमिटेड हूँ और एक कंपनी के पास मेरे 60% शेयर हैं तो मैं उनकी सब्सिडरी बन गया, और दूसरी कंपनी मेरे 3 डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है तो मैं उसकी भी सब्सिडरी बन गया। थियोरिटिकली ऐसा
हो सकता है, प्रैक्टिकली तो नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली यार ऐसे कोई किसी को डायरेक्टर अपॉइंट करने का, वो भी मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर तो नहीं देता है। एक हाथ डायरेक्टर तक तो ठीक है कि आप शार्क टैंक में गए और आपने बोला कि भाई हम आप 10% इक्विटी देना चाहते हैं 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे, मतलब आप हमको 50 करोड़ का 10% कितना दे दो, 5 करोड़ दे दो, हम आपको 10% शेयर दे देंगे। और शार्क ने एक कंडीशन रख दी, अमन गुप्ता बोल रहा है कि 10% शेयर के अलावा तुम्हारा एक डायरेक्टर भी मैं अपॉइंट करूंगा, ताकि मेरी नज़र बनी रहे तुम्हारे ऊपर कि तुम कर क्या रहे हो मेरे पैसों का। तो इनके बोले अब हमारे साथ 3 डायरेक्टर ऑलरेडी हैं, बोले ठीक है तो एक मेरा भी रहेगा, 4 हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। बोले ठीक है सर, वेलकम, एग्रीमेंट कर लेते हैं, एक डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर हम आपको दे रहे हैं। यूं तो आप अपने 10% शेयर की बलबूते पे डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, पर हमने एग्रीमेंट करके आपको ये पावर दे दिया कि एक डायरेक्टर आप अपॉइंट कर लेंगे। तो ऐसा आता है डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर। प्रैक्टिकली रेयरली ऐसा होगा, पर अगर हो जाए तो थ्योरेटिकली सेइंग कि हाँ एक कंपनी दो दो कंपनियों की सब्सिडरी हो सकती, इसकी सब्सिडरी क्योंकि यहां शेयर होल्डिंग है, उसकी सब्सिडरी क्योंकि वहां डायरेक्टर्स का कंट्रोल है। ओके, पर ये बात थियोरिटिकल है। लेयर्स की बात अभी हम करते हैं अगली स्लाइड पे। दोनों नहीं, दो में से एक, या तो ये या तो ये। 99% केसेस में यही वाली कंडीशन से सब्सिडरीज बनती है। सर राइट टू वोट कितने टाइम तक रहता है प्रेफरेंस शेयर के पास, वो पढ़ेंगे सेक्शन 47 में हम। ओके सर, दो कंपनी से ज्यादा की सब्सिडरी तो नहीं हो सकती ना आप। मैं तो दो की भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो प्रैक्टिकली बोल रहा हूं एक की होती आदित्य। आपको एग्जाम्पल ला हो 3 वाला तो मैं गलत साबित करके बताऊंगा फिर। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कंपनी मीन्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। अजीब बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं इस सेक्शन में जहां जहां भी कंपनी 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 लिखा है, एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के वोटिंग पावर, जो कंपनी कंपनी लिखा है ना उसको कंपनी कंपनी मत पढ़ो, उसको बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ो। एक बॉडी कॉर्पोरेट के पास दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के आधे से ज्यादा वोटिंग पावर। सर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बड़ा साफ है। एक कंपनी है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, और एक कंपनी है जो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, और इंडिया वाली कंपनी इस सिंगापुर वाली कंपनी के 60% शेयर्स होल्ड करती है। अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं ना तो वो सब्सिडरी नहीं बन पाएगी। इंडिया वाली कंपनी सिंगापुर वाली कंपनी के 60% शेयर होल्ड करती है, इस वाली लाइन को भूल जाओ कि ये है, क्या वो कंपनी सब्सिडरी है? नहीं, क्योंकि वो तो कंपनी ही नहीं है। हेलो, एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स होल्ड करे, अरे वो तो कंपनी ही नहीं है। इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया, एक बॉडी कॉर्पोरेट दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट के। अब इस एंगल से देखो, अब बताओ इंडिया की कंपनी के पास सिंगापुर की कंपनी के 60% शेयर्स है, वोटिंग पावर है, क्या सिंगापुर की कंपनी को मैं सब्सिडरी कहूंगा? उल्टा कर लो, यूएस की एक कंपनी के पास इंडिया की कंपनी के 90% वोटिंग पावर है, क्या इंडियन कंपनी सब्सिडरी कंपनी होगी? डेफिनेटली। सर अमेरिका की एक कंपनी के पास अमेरिका की दूसरी कंपनी के 70% शेयर है, भाई तेरे को करना ही क्या उससे? लॉ जो है ना वो लैंड से अटैच्ड होता है, अपनी लैंड पर वो है ही नहीं, तो फिर अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। कांट हैव मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लेयर्स। अब कंपनी एक्ट में हर जगह प्रिस्क्राइब चलता रहता है। एक कंपनी की सब्सिडरीज की ज्यादा से ज्यादा उतनी लेयर हो सकती है एज में बी प्रिस्क्राइब। एच की सब्सिडरी एस एक लेयर हो गई, एस की सब्सिडरी ए दूसरी लेयर, ए की सब्सिडरी बी तीसरी लेयर। प्रिस्क्राइब से ज्यादा लेयर नहीं होना। फिलहाल कितनी प्रिस्क्राइब कर रखी है? 2। एच की एस, बहुत बढ़िया, एस की ए, वाओ। ए बोले हमको भी एक सब्सिडरी बना लो, नहीं चुप बैठ जाओ, तुम सब्सिडरी नहीं बना सकते।
और सर बनाने की कोशिश करें तो भाई साहब वो वॉइड ही हो जाएगा ना, लॉ का वायलेशन करोगे आप तो। सर एक कंपनी है एच, उसकी एक सब्सिडरी है ए और दूसरी सब्सिडरी है बी, और एच की तीसरी सब्सिडरी है सी और 26वीं सब्सिडरी है जेड। बताओ ऐसे 50 सब्सिडरी हो सकती है क्या? 25 सब्सिडरी हो सकती है क्या? हो सकती है। 100 रखो। लेयर्स अलाउड नहीं है इसकी, ये उसकी वो, उसकी वो अलाउड नहीं है। बट एक लेयर के अंदर कितनी भी सब्सिडरी रखो। एच की सब्सिडरी ए, ये भी फर्स्ट लेयर है, एच की सब्सिडरी बी, ये भी फर्स्ट लेयर है। ओके, लिखा आपने इसको। सर ये लिख के क्या फायदा, नोट्स में सब छपाइए। अरे पर ये समरी बन जाएगी, नोट्स में तो डिटेल है, इतना तो रटना है आपको। ओके, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बना दिए कि ना अभी अपने को और एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं एग्जाम्पल वाले पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ, या चलो आप बता दो फटाफट, चलो पढ़ो बताओ। मैं नहीं कर रहा, आप ही बता दो। एस के 10,000 शेयर में से एच के पास 5,000 की क्या सब्सिडरी है? डिपेंड्स। यस इज रॉन्ग, नो इज रॉन्ग, डिपेंड्स इज राइट। यस, नो और डिपेंड्स? Yes, it is a subsidiary. No, it is not a subsidiary. It depends. कुछ समझ नहीं आया तो ये बोल दो, है ना? नालायक। काय पर डिपेंड? वोटिंग पावर। मान लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर है तो यस इट्स सब्सिडरी, अगर वोटिंग पावर नहीं है तो नो, इट्स नॉट अ सब्सिडरी। सर तो एग्जाम में आ गया तो क्या लिखेंगे? यही डिपेंड्स, कि वोटिंग पावर है तो है और नहीं है तो नहीं है। है, सब्सिडरी है। सही है सब्सिडरी। क्वेश्चन तो बता बे। यस सर कह रहे हो? यस। नहीं नहीं, ये ऊपर नहीं आता, वो फिक्स है। हाँ तो यस, यस इट इज, यस इट इज। होल्डिंग कंपनी मीन्स a company which has subsidiary। मतलब बेटे की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, हम कह रहे हैं पापा कौन? पापा वो जिनका बेटा है। सर तो एग्जाम में इतना ही लिखना है क्या? ऑब्वियसली नॉट। होल्डिंग की डेफिनेशन अगर वो पूछ लें तो साथ में सब्सिडरी की डेफिनेशन भी देना।
associate company in relation to another company means a company in which the other company has significant influence but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company. Significant influence means control of at least एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, तो जिस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जो कंट्रोल हो रही है, उसको एसोसिएट कंपनी कहते हैं. ये से एग्जांपल मुझसे गलत हो गया, ये तो बेचारा होली ओन्ड सब्सिडरी का एग्जांपल है. बट एक का दूसरे पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसका तो इन्होंने कोई नाम रखा नहीं, पर जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएट कंपनी. नहीं सर, उसका भी नाम रखो ना, वो जो कंपनी इन्फ्लुएंस कर रही है उसका कुछ अच्छा सा नाम आप रख दो. लॉ मेकर ने तो नहीं रखा, मैं रख दूं. तो इन्वेस्टर कंपनी क्या कह सकते हो? इन्वेस्टर, इन्वेस्टी, तो इन्वेस्टर एंड एसोसिएट. One company has significant influence over another. Significant influence means control of 20% or more. Voting powers. %20 और मोर क्या हो आपके पास? या तो वोटिंग पावर्स हो या फिर आपके पास हो बिजनेस डिसीजंस. अब बिजनेस डिसीजन में कोई परसेंटेज अप्लाई नहीं होगा. एक काम करते ना, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, मेरे को इसको मैं एक काम करता हूं, कंट्रोल ऑफ 20% और मोर वोटिंग पावर्स और कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट. एच लिमिटेड ने ए लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट करा जिसमें ए ने कहा कि हमारे सारे इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस एच लिमिटेड लेगी, तो फिर बोलेंगे कि एच का ए पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. तो ऐसे में ए क्या बन जाएगी? एसोसिएट कंपनी. एच और ए का एग्रीमेंट हुआ जिसमें ए ने लिख के दिया कि ये हमारे जो 4 मेजर डिसीजन है या ये जो इस तरह के डिसीजन है वो सब हम नहीं लेंगे, वो हमारे लिए एच लेगा. जैसे आपने पापा मम्मी को कह दिया कि देखो भाई, मेरी जिंदगी है, जो मेरी इच्छा होगी वो मैं करूंगा. मेरे को स्कूल जाना है, नहीं जाना है, पढ़ाई करना है, नहीं करना है, सीए करना है, नहीं करना है, बिजनेस करूंगा, रात को 2 बजे घर में आऊंगा, सब मैं करूंगा. एक डिसीजन आपके हाथ में दे देता हूं, मेरी शादी आप करवा देना. पापा मम्मी बोले आवारागर्दी तू करे और शादी हम करवाएं? बहुत मुश्किल है. तो एक आपकी लाइफ का मेजर डिसीजन आपने उनको दे दिया कि आप पसंद कर देना मेरा लाइफ पार्टनर, बॉय और गर्ल एज ए केस में भी. तो अब आप कौन बन गए? एसोसिएट. ऐसे. नोट, इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर. मुझे समझ नहीं आता है इसको अलग से कहने की क्या ही जरूरत पड़ गई थी. अक्सर ही जॉइंट वेंचर में ना परसेंटेजेस डिफाइंड ही होते हैं कि 5 कंपनियां मिली, उन्होंने जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर मतलब साथ में मिलके कोई काम करना, तो साथ में मिलके उन्होंने एक नई कंपनी, छठी कंपनी बना दी और इन 5 कंपनीज के पास इस नई कंपनी के 20% शेयर है. ABCD 5 कंपनी एग्जिस्ट करती थी, इन 5 ने टाई अप करा कि चलो साथ मिलके एक काम करते हैं. मान लो इंडिया में 5 पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है जो क्रूड ऑयल खरीदती है और उससे पेट्रोल डीजल बनाती है. तो इन्होंने बोला कि यार हम ऑयल एक्सट्रैक्शन का भी काम करते हैं कि वो
उधर डीप सी में कहीं तेल का कुआं मिला है तो चलो साथ मिलके कुआं खोदते हैं, तेल निकालते हैं, पर हमारे अकेले की बस का नहीं है तेल निकालना, बहुत महंगा काम है और कभी फेल हो गए तो हम डूब जाएंगे, अपन सब मिलके ये वाला काम करते हैं। तो उन्होंने एक नई कंपनी बना ली और पांचों ने 20-20% शेयर इसमें रख लिए, तो पैसा भी कंसिडरेबल आ गया, रिस्क भी डिवाइड हो गई। तो अब मुझे बताओ ये जो नई कंपनी बन गई जेड लिमिटेड, ये किसकी एसोसिएट है, ए बी सी डी या ई? सबकी है ना, क्योंकि 20-20% शेयर सबके पास है। अलग से कहने की कोई जरूरत तो नहीं थी, पर इन्होंने कह दिया कि भाई जॉइंट वेंचर भी शामिल है। ओके, एंड इट एक्सक्लूड्स अ सब्सिडरी। सर इसका लॉजिक नहीं समझ में आया। भाई लॉ इज लॉजिक यार, पर सर इसका लॉजिक तो समझ में नहीं आया। मैं बताता हूं, कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, कितना पढ़े लिखे हो, तो आपने बोला मैं, मान लो फाउंडेशन का रिजल्ट आने के पहले पूछा तो आपने क्या बोला, मैं 12th पास हूं। बोले और? बोले मैं 10th भी पास हूं। बोले गेले, तेरे को पास करा किसने? तू 12th पास है तो 10th पास तो ऑटोमेटिकली हो गया ना, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई कंपनी कह दे कि ये मेरी सब्सिडरी है, बोले हाँ हाँ है, आपके पास 60% शेयर है, ये आपकी सब्सिडरी है। बोले नहीं ये मेरी एसोसिएट भी है। अरे बोले जब सब्सिडरी हो गई तो अब इसको एसोसिएट नहीं कहेंगे, तो एसोसिएट एक्सक्लूड सब्सिडरी। मतलब मैं बोल दूं ना 20 से 50 में एसोसिएट है, 50 के ऊपर सब्सिडरी है, 20 के नीचे कुछ नहीं है। 0 to 19.999999 कुछ नहीं है। 20 to 50 बोथ इंक्लूसिव एसोसिएट है। 50.000001 सब्सिडरी है। समझे आप? ये डेफिनेशन है एसोसिएट की। ठीक है, बाकी चर्चा कल करेंगे, परसों करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।